हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ईडीएच टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, यानी कि एपिड्यूरल हेमाटोमा क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या डायग्नोसिस यानी कौन कौन सी जांचें करवा सकते हैं, इसका क्या इलाज है, इसके क्या लक्षण हैं, किस कारण से ईडीएच होता है, यानी हमारे सिर में कभी अचानक से चोट लग जाता है उसके बाद क्या होता है, किन किन तरह की दिक्कतें हमें हो सकती हैं, कैसे पता लगेगा कि हमें ये गंभीर बीमारी हो गई है। तो हम लोग इस वीडियो में एपिड्यूरल हेमाटोमा के बारे में अच्छे से हर एक पॉइंट्स को समझेंगे। तो चलिए वो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एन एपिड्यूरल हेमाटोमा is a collection of blood that forms between your skull and the dura mater, the outermost protective membrane covering your brain. एपिड्यूरल हेमाटोमा का मतलब है कि बहुत सारे ब्लड्स का कलेक्शन। हेमाटोमा का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, यानी ब्लड का कलेक्शन जहाँ है वो क्या है? हेमाटोमा है। ये जो ब्लड का कलेक्शन है वो हमारे खोपड़ी यानी स्कल और जो मेनिंजेज है, मेनिंजेज क्या होता है? तो मेम्ब्रेनस कवरिंग है जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। तो ड्यूरा मैटर जो है वो मेनिंजियल लेयर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, यानी मेनिंजेज में भी 3 लेयर होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर और एक पाया मैटर। तो ड्यूरा मैटर सबसे बाहरी लेयर है, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर और स्कल के बीच में जो ब्लड का कलेक्शन हुआ है उसे हम लोग कहते हैं एपिड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है। द कॉज इज़ यूजुअली एन आर्टरी दैट गेट्स टर्न बाय अ स्कल फ्रैक्चर। क्या होता है, कभी कभी सिर में चोट आ जाती है और जो हमारी सिर की हड्डी है, जो स्कल है, उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, वो टूट जाता है और इतनी ज़ोर से चोट आती है कि उसके पीछे की जो आर्टरी होती है, जो धमनियाँ होती हैं, वो भी फट जाती हैं, जिसके चलते बहुत ज़्यादा ही ब्लड जो है वो जमा हो जाता है। एन एपिड्यूरल हेमाटोमा कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी ये जो कंडीशन है, ये जो बीमारी है जो कि सिर में चोट लगने से होती है, ये जानलेवा भी हो सकती है अगर इसका सही समय पे इलाज ना करवाया जाए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इंसिडेंस, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड क्या रेशियो है, ठीक है, यानी किस तरह से ये लोगों को अफेक्ट कर रहा है, कितना अनुपात है, कितने परसेंटेज में लोग इससे जो हैं पीड़ित हैं। तो एपिड्यूरल हेमाटोमास अकर इन अप टू 10% ऑफ पीपल विद हेड इंजरीज। अगर सिर में चोट आई है तो उसमें लगभग 10% लोगों को ईडीएच होता है, ईडीएच पाया जाता है उनमें। About 75% of EDH in epidural hematomas in adults happen in the temporal area of the brain, side of your head over your ears। जहाँ हमारे कान होते हैं तो कान के ऊपर का रीजन जो होता है वो टेम्पोरल एरिया होता है, टेम्पोरल रीजन। तो मैक्सिमम जो EDH होते हैं वो टेम्पोरल रीजन में होते हैं, ठीक है, यानी 100 में से 75 केसेज हैं, लगभग 75% वो कौन से रीजन में ईडीएच हो रहा? तो टेम्पोरल एरिया में। एंड ईडीएच रिजल्ट्स इन डेथ इन अप टू 15% ऑफ केसेज। और देखिए तो 15% लोग जो हैं ईडीएच के कारण मर भी रहे हैं, ठीक है, यानी ईडीएच उनका ट्रीट नहीं हुआ, बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, तो उसमें से लगभग 15% लोग का क्या हो जा रहा है? डेथ हो जा रहा है। अब हम लोग समझेंगे कि कॉजेज क्या है, यानी कारण क्या है जिसके कारण सिर में इतना भयंकर सा दिक्कत हो रहा है और जो है ईडीएच बन जा रहा है। तो मेनली क्या है? नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेज हैं। नॉन ट्रॉमेटिक कॉजेज का मतलब है यानी कहीं से हमें चोट नहीं लगा है, कहीं हम दीवार में नहीं टकरे हैं, ना ही हमारा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा ईडीएच बन गया है ब्रेन में, एपिड्यूरल हेमाटोमा बन गया है। तो इसमें क्या है, हो सकता है आपके ब्रेन में इन्फेक्शन हो या फिर बहुत ज़्यादा मवाद बन रहा हो, एब्सेस हो, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पस को एब्सेस कहते हैं, यानी मवाद बन रहा हो। कोगुलोपैथी हो, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो ही ना पा रहा हो जितना नॉर्मली उसे क्लॉट होना चाहिए, तो कोगुलोपैथी के केस में भी आपका ईडीएच बन सकता है। हेमोरेजिक ट्यूमर्स, यानी सिर में ट्यूमर है जो कि कभी भी ब्लीड कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी रप्चर कर सकते हैं।
तो हेमरेजिक ट्यूमर के केस में भी ईडीएच हो सकता है। वस्कुलर मैलफॉर्मेशन यानी कि जो वेजल्स हैं उसमें कुछ दिक्कत हो, वो अब वीक हो गई हों, उनके वॉल जो हैं वो रप्चर हो जा रहे हों, परफोरेशन हो गया हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ईडीएच बन सकता है। ये सब कहीं हमें अचानक से एक्सीडेंट, कोई इंजरी नहीं हुई है। ये क्या है, हमारे अंदर जैसे बीमारियां बनती जाती हैं उसी तरह से ब्रेन में भी कुछ दिक्कतें होती हैं। तो कुछ दिक्कतों के कारण जो है ईडीएच एपिड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉमेटिक कॉजेज। ट्रॉमेटिक कॉजेज का मतलब है जैसे कि रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट आ गई। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, आप गेम खेल रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, आपको जोर से चोट लग गया सिर में, ठीक है। फॉल फ्रॉम हाइट, पेड़ पे चढ़े हैं, बहुत ही ऊंचाई पे चढ़े हैं घर में, या किसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, उसके कारण जो है आप गिर जाते हैं और आपके सिर में चोट आ जाता है, तो उस कंडीशन में ईडीएच बन सकता है। एसॉल्ट यानी कि अचानक से धक्का लग जाना, अचानक से एकदम सिर में जो है एकदम से नहीं होता कि अचानक से हम गिरते गिरते बचते हैं या फिर कहीं गिर जाते हैं तो अचानक से सिर में चोट तो नहीं आई होती है, लेकिन क्या होता है कि एकदम सिर हिल चुका होता है, यानी अंदर का जो ब्रेन का एरिया है वो अंदर में क्या है एकदम हिल चुका होता है, जिसके कारण भी जो ब्लड वेजल्स हैं वो रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो है ईडीएच बन जाता है। तो एसॉल्ट यानी अचानक से धक्का लगना, अचानक से एकदम हिल जाना सिर का। अब हमारा नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि लक्षण क्या होते हैं। अगर किसी को सिर में चोट आ गई है तो कैसे पता चलेगा उन्हें कि उन्हें एपिड्यूरल हेमाटोमा हुआ है और उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो पहला है सीवियर हेडेक, यानी बहुत ज़ोर से सिर में दर्द होगा जो कि आपके बर्दाश्त के बाहर होगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग, आपको उल्टी जैसी फीलिंग आएगी, आपको लगेगा जैसे उल्टी होने वाला है, उल्टी जैसा लगेगा या फिर आपको उल्टी होगा भी। नेक्स्ट है एन इनलार्ज्ड पुपिल इन वन आई, यानी जो हमारे आँख में काला कलर का आपको दिखता है, काला सा ब्लैक कलर का, वो एरिया जो है वो बड़ा हो गया हो, ठीक है। यानी किसी किसी केस में दिखता है ये कि एक साइड का जो आँख का पुतली है, ठीक है, जिसे आप लोग पुतली कहें या फिर काला जो एरिया है वो बड़ा हो जाता है। स्लर्ड स्पीच, कन्फ्यूजन, डिजीनेस, चक्कर आएगा, बहुत ज़्यादा ही वो भ्रमित रहेंगे, कन्फ्यूज्ड रहेंगे, उन्हें क्या बोलना है वो सही से बोल भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द आई, वन साइड ऑफ द बॉडी, शरीर के एक साइड के हिस्से में जो है एक तरफ जो है बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी महसूस होगी। सीजर्स यानी झटके आएंगे। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, कुछ समय के लिए हमारा दिमाग जो है कुछ समय के लिए या फिर परमानेंटली जो है हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। कोमा में भी जा सकते हैं, अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तब डेथ भी हो सकता है, ठीक है। और जो है आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी महसूस होगी, सिर दुखेगा, चक्कर सा आएगा, झटके आएंगे, तो ये सारे नॉर्मल लक्षण है सिर में चोट लगने का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है डायग्नोसिस, यानी किसी को एपिड्यूरल हेमाटोमा हो जाता है तो उन्हें कौन कौन सी जांचें करवानी होती है जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि उन्हें एपिड्यूरल हेमाटोमा ही है, क्योंकि और सारे हेमाटोमा भी होते हैं जैसे कि आपका इंट्रासेरिब्रल, इंट्रापेरेन्काइमल जो होते हैं, आपका जो है एपिड्यूरल हेमाटोमा है, सबड्यूरल हेमाटोमा है, सबएरेक्नॉइड हेमाटोमा है, तो बहुत सारे हेमाटोमा होते हैं। तो उसमें कंफर्म करना होता है कि ये जो हेमाटोमा है ब्लड का कलेक्शन है वो किस रीजन में है और कितना अफेक्ट कर रहा है ब्रेन को। तो आपको इसके लिए सीटी करवाना होगा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट आपको एमआरआई करवाना होगा, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इसके बाद नेक्स्ट है कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करानी होगी जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है ऑपरेशन के लिए और प्लस में उनकी कंडीशन जानने के लिए। नेक्स्ट है जीसीएस, किसी भी मरीज़ को हेड इंजरी हो रखी है, सिर में चोट आ गई है तो उन्हें जीसीएस कराना ज़रूरी है, जो कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, जो कि उनके कॉन्शियस लेवल को जानने के लिए किया जाता है। यानी उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनको जो है उनका आँख का मूवमेंट, उनके बोलने का तरीका, उनके हाथ पैर उठाने का तरीका देखा जाएगा। अगर वो सही से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सही से बोल रहे हैं तो ठीक है,
नहीं तो मैक्सिमम केसेस में होती हैं कि सिर में चोट लगने पे शरीर सही से काम नहीं करता है, प्लस में आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोलना है, क्या करना है, कब आँख खोलना है, कब बंद करना है। अब हमारा नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, यानी कि ईडीएच को ट्रीट करने के लिए क्या क्या करना होगा। एपिड्यूरल हेमाटोमा यूजुअली इज अ मेडिकल इमरजेंसी दैट रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट। ईडीएच जो है वो एक तरह का मेडिकल इमरजेंसी है जिसका ट्रीटमेंट बहुत जल्द ही करना ज़रूरी है। साइंस यू नीड सर्जरी इंक्लूड, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे तब आपको सर्जरी करना होगा, ठीक है। सर्जरी के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो आपको देखना होगा। प्रेजेंस ऑफ सीवियर हेडेक, अगर बहुत ज़ोर से उनको सिर में दर्द हो रहा है तो डिक्रीज इन ब्रेन फंक्शन, उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। हेमाटोमा दैट इज़ लार्जर देन द साइज ऑफ ए पी एट इट्स थिकेस्ट पॉइंट, यानी कि जो उनका हेमाटोमा यानी कलेक्शन ऑफ ब्लड है, यानी थक के जो जम गए हैं सिर में और एक जगह जमा हो गए हैं, तो उनका साइज जो है वो मटर से बड़ा है या नहीं, ठीक है। अगर ये सारे तीनों लक्षण होने चाहिए, यानी कि सिर में दर्द, दिमाग सही से काम नहीं करेगा तब, और ब्लड क्लॉट जो है वो आपका कितने से ज़्यादा होना चाहिए बड़ा, उसका साइज तो मटर के आकार से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों लक्षण होंगे तो सर्जरी की बहुत ज़्यादा ही नीड होगी, ज़रूरत होगी मरीज को। अब हमारा नेक्स्ट है कि कौन कौन सी सर्जरी की जा सकती है अगर ईडीएच होता है तो। द प्रिफर्ड सर्जरी इज क्रैनियोटमी एंड हेमाटोमा इवैक्यूएशन, यानी कि क्रैनियोटमी करना होगा और जो भी ब्लड क्लॉट्स का कलेक्शन है उन्हें निकालना होगा। क्रैनियोटमी क्या है? अ लार्ज सेक्शन ऑफ द स्कल इज रिमूव्ड, द क्लॉट इज लिफ्टेड आउट एंड द स्कल प्लेट रिटर्न्स टू इट ओरिजिनल पोजिशन। दिस इज मोस्ट फ्रिक्वेंट मेथड फॉर एक्यूट एसडीएच, यानी कि एसडीएच के लिए सबसे जो कॉमन सर्जरी है वो क्रैनियोटमी है, और ईडीएच के लिए भी जो कॉमन सर्जरी है वो है क्रैनियोटमी। इसमें क्या किया जाता है कि हमारे सिर में खोपड़ी होती है, स्कल होता है, उस स्कल के बड़े से हिस्से को निकाल कर और वहाँ पे जो भी ब्लड कलेक्शन है, यानी थक्का जो जम गया है और वहाँ जमा हो गया है, उन्हें बाहर निकाला जाता है, क्योंकि वो अंदर रहता है तो हमारे ब्रेन पे प्रेशर डालता है, जिसके कारण वहाँ पे इंजरी हो रही होती है ब्रेन में, और जिसके कारण हमारी जो दिमागी हालत है वो ख़राब हो रही होती है। तो क्लॉट्स जो है उन्हें निकाल देना है। उसके बाद वो जो स्कल प्लेट था जिसको हमने कट करके रिमूव किया था कुछ समय के लिए, जब ब्रेन का जो भी डिफेक्ट था, जो भी दिक्कत था उसको ठीक हो गया, जो भी वहाँ पे हेमाटोमा वगैरह जमा हुआ था, ब्लड क्लॉट, अगर वो निकल गया, उसके बाद ये जो हमारी खोपड़ी की हड्डी है, स्कल है, उसे वहाँ पे फिर से रख देना है उसके ओरिजिनल पोजीशन पे, जहाँ से आप निकाले थे वहीं पे उस स्कल प्लेट को रख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है बर होल्स। बर होल्स में क्या होता है कि अ स्मॉल होल इज़ ड्रिल्ड इनटू द स्कल एंड अ ट्यूब इज इंसर्टेड थ्रू द होल टू हेल्प ड्रेन द हेमाटोमा। अगर ब्लड कलेक्शन हो गया है, ब्लड क्लॉट्स कलेक्शन हो गए हैं, तो क्या किया जाता है कि एक छेद किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, और उसमें जो है ड्रेन डाल देते हैं, और उसके थ्रू जो भी हेमाटोमा है वो बाहर निकल जाता है। अगर कम हो और उसका साइज छोटा हो तो निकल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर क्रैनियोटमी करना पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस, यानी क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं अगर ईडीएच हुआ है और उसे आप ट्रीट ना करवा रहे हो तो। सबसे पहले तो इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन इंक्लूड्स वुंड इन्फेक्शन एट द इंसिजन और डीपर इन्फेक्शन इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस और ओस्टियोमाइलाइटिस, यानी कि अगर आप ऑपरेशन करवाते हैं तो भी इन्फेक्शन होने का चांस है, लेकिन कम है, जान जो है जाने की जो रिस्क है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो उनको दिक्कत था ईडीएच का वो ठीक हो चुका होता है। तो क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं। अगर घाव गहरा हो और इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया हो तो मेनिंजाइटिस होने के चांसेस भी होती हैं, और ये इन्फेक्शन हड्डियों तक भी पहुंच सकती हैं। अब नेक्स्ट है ब्रेन हर्निएशन। इंक्रीज्ड प्रेशर कैन स्क्वीज एंड पुश ब्रेन टिश्यू सो इट मूव्स फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब ब्रेन हर्निएशन ऑफन लीड्स टू डेथ। ब्रेन हर्निएशन का मतलब है कि जब प्रेशर बढ़ता है हमारे सिर में
तो जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं वो दबते जाते हैं और अपने ओरिजिनल प्लेस से, अपने एग्जैक्ट जगह से दूसरे जगह खसक जाते हैं, यानी डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसके कारण जो है डेथ भी हो सकता है, क्योंकि याददाश्त चली जाएगी, उससे सर्कुलेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, दिमागी हालत पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और कुछ भी हो सकता है, फिर डेथ भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग भी हो सकता है, ये सुपरफिशियल हो यानी ऊपर से ब्लड निकल रहा हो या फिर अंदर से ब्लड निकल रहा हो। ये सुपरफिशियल भी हो सकता है और डीपर भी हो सकता है। एंड बी अ रिपीट हिमाटोमा दैट रिक्वायर्स रिमूवल अगेन। हिमाटोमा फिर से भी वहाँ पे रीअकरेंस हो सकता है, यानी अभी आप हिमाटोमा ब्लड कलेक्शन जो भी था, आप जो भी खून के थक्के थे वहाँ से निकाल दिए, तो हो सकता है वो फिर से वहाँ पे ब्लड निकल रहा हो थोड़ा करके और वहाँ पे थक्के जम के और फिर इकट्ठा हो गए हों, तो ये चांसेस फिर से हो सकते हैं। सीजर्स का मतलब है झटके आना। हो सकता है कि अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और ट्रीटमेंट के बाद भी झटके आ जाएं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज, ऐसा भी होता है कि कभी कभी लकवा मार देता है, कभी कभी शरीर में सुन्नपन सा हो जाता है, कभी बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। इसका मतलब है कि आपके सिर में या फिर जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड इसे कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो रहा है। ठीक है। कोमा और डेथ, कोमा भी हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं और यहाँ पे मृत्यु के भी चांसेज होती हैं, यानी डेथ भी हो सकता है। तो इसी तरह से ये हमारा ईडीएस टॉपिक है, एपिड्यूरल हेमाटोमा। जैसे कि आपने इमेज में देख रखा है कि किस तरह का इमेज इसमें बन रहा है। कोई पूछे कि ईडीएस में शेप कैसा बनता है, तो वो होता है कॉनकेव शेप बनता है। ठीक है। अगर आपको सिटी स्कैन का रिपोर्ट दिखाया जाए तो उसमें जो शेप बनता है, जो हेमाटोमा वहाँ पे जो ब्लड कलेक्शन हो रखा है और जो ब्रेन पे प्रेशर पड़ रहा है, तो उतना जो एरिया है वो वहाँ पे आपको थोड़े वाइट कलर में दिखेंगे, तो वो उसका जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है। ठीक है। तो इसी तरह से इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को कवर करने का ट्राई करूँगी। तो थैंक यू, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पे बनाए रखिए। बाय, टेक केयर।